आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन, जो कि चैप्टर 20 है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी का। मूवमेंट क्या एक सिग्निफिकेंट फीचर्स है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो वाइड रेंज में अलग अलग मूवमेंट्स तो करते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में, ठीक है, सिंपल फॉर्म में एक मूवमेंट की। अब कहें तो मूवमेंट सीलिया की, फ्लैजिला से, टेंटिकल से, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी शो करते हैं मूवमेंट, जो कि लिम्स से करते हैं, जॉ से करते हैं, आईलेट से करते हैं, टंग से करते हैं, और बाकी भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं लोकेशन में चेंज लाती हैं। कुछ मूवमेंट्स लोकेशन में चेंज लाती है, उस मूवमेंट्स को कहते हैं लोकोमोशन। हम अगर कई मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि हमने अपना हाथ जो नीचे है हमने उसको ऊपर उठा लिया, हमने दूसरा हाथ नीचे कर दिया, हमने काइट फ्लाइंग की, ठीक है, ऐसी कुछ मूवमेंट्स होती है। कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जब मैं ऐसे यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं चल के यहाँ पर पहुँच गई, तो ये जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन। इसमें अगर आप देखो तो इंक्लूड क्या होता है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सभी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स के, ठीक है, वो कोई भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अगर आप देखो तो पैरामीशियम में सीलिया क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है फूड की साइटोफेरिंग्स तक, ठीक है, बट वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मूवमेंट करवाता है वो लोकोमोशन नहीं करवा सकता। वो मूवमेंट करा रहा है तो वो लोकोमोशन भी करवा सकता है, और अगर वो लोकोमोशन करवा रहा है तो हो सकता है कि वो मूवमेंट भी कर सके। ठीक है, हाइड्रा क्या करता है, टेंटिकल्स का यूज़ करता है कैप्चर करने में उनके प्रेज को, ठीक है, मतलब उसको शिकार को पकड़ने के लिए भी काम आता है, और ऑल्सो उसको लोकोमोशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और हमारी बात करें तो हमारे पास लिम्स हैं। अब लिम्स को अगर हम पैरों के ऊपर पैर रख के जैसे बैठते हैं, ठीक है, और भी हम कुछ करते हैं, पैरों को उठा के कहीं तो बैठ के योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आप पैरों को उठा रहे हो, उनकी मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, बट उसी पैरों से हम चल भी सकते हैं, उस पैरों से लोकोमोशन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें सुजेस्ट करती है कि मूवमेंट्स और लोकोमोशन है वो अलग अलग तो नहीं पढ़े जा सकते। ठीक है, ये दोनों ना लिंक है एक दूसरे से, और लोकोमोशंस जो है वो मूवमेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जितनी भी सारी लोकोमोशंस है ना वो मूवमेंट है, पर हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो हम लोकोमोशन कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसको मूवमेंट का कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा मूवमेंट कर रहा है। पर अगर जो लोकोमोशन है, मूवमेंट है, पर वो लोकोमोशन कंसीडर नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं लोकोमोशन परफॉर्म किया जाता है काफ़ी एनिमल से, उनके हैबिटेट्स पे भी वेरी कर सकते हैं, और डिमांड सिचुएशन की डिमांड कैसे। लोकोमोशन जनरली क्यों किया जाता है, ताकि वो फूड के सर्च में शेल्टर ढूंढ सके, मेड ढूंढ सके, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढ सके, खाना ढूंढ सके, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन ढूंढ सके, और उनके एनिमल्स और प्रीडेटर से बच सके। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करते हैं, सेल्स और ह्यूमन बीइंग्स से 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, जो कि होते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हमारी बॉडी में, जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जो इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट, अमीबा में भी सीडोपोडिया की जो मूवमेंट है वो भी एमीबॉयड मूवमेंट होती है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे माइक्रोफिलामेंट्स वो भी क्या करते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। अब हम बात करें सिलियरी मूवमेंट की, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनल, मतलब ऑर्गन्स में जो इसका काम है वो इंटरनल जो हॉलो ऑर्गन्स है ना, ट्यूबलर हॉलो ऑर्गन्स, ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होते हैं, उसमें मेन सिलियरी मूवमेंट काम आती है। सीलिया का हेल्प से, सीलिया के रोल से वहाँ पे मूवमेंट होती है। जैसे हम ट्रैकिया की बात करें, हमारे लंग्स तक जो एयर लेके जाता है ट्रैकिया, वो क्या करता है, उसी जो एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। इसमें जो सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फॉरेन सब्सटेंसेस जो इनहेल कर जाते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करवाने में हेल्प होता है। और इवन
जो ओवा का पैसेज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, वो भी सिलियरी मूवमेंट से ही करवाया जाता है, पैसेज ऑफ ओवा फैलोपियन ट्यूब में। अगर हम देखें मूवमेंट हमारी लिम्स की, जॉस की, टंग की, ये इन सबको क्या चाहिए होता है, मस्कुलर मूवमेंट चाहिए होता है। कौन सी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी मसल जो इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, और अदर मूवमेंट्स जो कि ह्यूमन बींग्स और मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ की जाती, कौन सी, मस्कुलर मूवमेंट्स। लोकोमोशन जो है वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है मस्कुलर स्केलेटल न्यूरल सिस्टम की। बिल्कुल हमें चाहिए ना कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, हमारे पैर कैसे मूव करेंगे, ब्रेन उसके साथ कोऑर्डिनेटेड रहे, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है वो किसकी थी, मसल की, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड। अब हम पढ़ेंगे मसल कैसे कंट्रैक्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। हम यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, मैकेनिज्म की वो कैसे कंट्रैक्ट करते हैं, और इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्ट्स किसकी, स्केलेटल सिस्टम की। अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में, मसल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। चैप्टर 8 में सीलिया और फ्लैजेला के आउटग्रोथ्स जो कि सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसके बारे में तो पढ़ा होगा। और अब हम पढ़ेंगे फ्लैजुलर मूवमेंट होती क्या है। फ्लैजुलर मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो कि स्विमिंग करवाने में स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म को मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जेस में, मतलब स्पर्म में हेल्प करती है, स्पर्मेटोजुआ में हेल्प करती है, वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम जो कि स्पॉन्जेस में, और लोकोमोशन करवाती है किसमें, प्रोटोजुआ जैसे यूग्लिना। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये स्विमिंग करवाने में हेल्प करती है स्पर्मेटोजुआ के, और वाटर करंट ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। 40 to 50% हमारी बॉडी का वेट जो है वो किससे, मसल से है। और बता दो तो 639 टोटल मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि क्या हुआ, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये 4 मेन फीचर्स होते हैं मसल्स के हमारी बॉडी में। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करके, जैसे कि लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर, रेगुलेशन, उनकी एक्टिविटीज़ का, उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्केलेटल मसल्स, विजरल यानी स्मूथ मसल्स भी कह देते हैं इनको, और कार्डिक मसल्स, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो क्लोजली एसोसिएटेड है स्केलेटल कंपाउंड से, ठीक है, हमारी बॉडी के स्केलेटल कंपाउंड से एसोसिएटेड है हमारे स्केलेटल मसल्स। उनके पास क्या होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, स्ट्रिप्ड, ठीक है, इसलिए उनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, साइलेंट्रिकल होते हैं ऐसे, और बना देते हैं, ऐसे साइलेंट्रिकल मसल्स होते हैं। इसमें ऐसे ऐसे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसमें ऐसे स्ट्राइएशंस हुई होती है जो कि प्रोमिनेंट होती हैं। ऐसी स्ट्राइएशंस हुई होती है, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज़ जो है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम होती है, मतलब कि नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये प्राइमरी इन्वॉल्व है किसके एक्शंस में, लोकोमोशन के एक्शंस में, लोकोमोटरी एक्शंस में, और हमारी बॉडी के पोस्चर चेंज करने में, ठीक है। अब हमारे विजरल मसल्स की बात करें जिसको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विजरल ऑर्गन्स में लगे, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी दिया, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्या करते हैं, कोई भी स्ट्राइएशन शो नहीं करते हैं और स्मूथ होते हैं अपीयरेंस पे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ये ऐसे कुछ दिखते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम में, बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता नर्वस सिस्टम। कभी देखा है कि मैं अपने इंटेस्टाइन को या फिर अपने स्टमक को या फिर अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं स्टमक को बोल रही हूँ जल्दी से जल्दी क्या कर,
खाली हो जा, मुझे भूख लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होता ना, खुद लगती है भूख, खुद खाने का मन करता है, खुद पेट भरता है। ओके, सो ये हमारे बिल्कुल नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तो ट्रांसपोर्टेशन फूड की, डाइजेस्टिव ट्रैक में, और गेमीज की जेनेटिकल ट्रैक से। अब कार्डिक मसल्स की बात करें तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं तो क्या है, मसल्स हैं हार्ट की। तो कार्डिक मसल जो है सेल है असेंबल होते हैं ब्रांचिंग फॉर्म में टू फॉर्म कार्डिक मसल्स। उनकी अपेयरेंस कार्डिक मसल्स की स्ट्राइटेड होती है, बट स्ट्राइटेड की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट स्ट्राइटेड जो होते हैं ना काफ़ी फेडेड होते हैं वो ज़्यादा, जैसे हम देखें स्केलेटल मसल्स में काफ़ी प्रोमिनेंट स्ट्राइटेड थे, बट जो कार्डिक मसल्स में ना काफ़ी फेडेड होते हैं, ये स्ट्राइएशंस जो हैं बीच में होती हैं इनके, और इनके भी इनवॉलेंट्री नेचर होती है। हम अपने हार्ट बीट को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी ब्रेन के द्वारा। मैं बोल नहीं सकती कि मेरी हार्ट बीट अगर बढ़ी है तो कम हो जाए, ठीक है, वो खुद कंट्रोल होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स डिटेल में, अंडरस्टैंड करते हैं उनकी स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, कंट्रैक्शन की। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में नंबर्स मसल्स बंडल्स फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर। ठीक है, अब हम मेन चीज़ देखते हैं, ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको फेसिकल्स भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे फेजिया कहते हैं उससे। ठीक है, अब मसल बंडल्स में काफ़ी ज़्यादा मसल फाइबर्स भी होते हैं। ये होती है हमारी, इसको आप मानो दिस इज आर मसल, होल मसल जो उनसा होता है। ठीक है, ये हमारा होल मसल्स है, इसके ऊपर लेयर है हमारी एपिमाइसियम की, एपिमाइसियम की लेयर है। अब इसके अंदर ऐसे कुछ प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस, ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं, ठीक है, इनको हम कह देते हैं फेजिया, सॉरी, इसको हम कह देते हैं फेसिकल्स, इसको हम फेसिकल्स कहते हैं। सॉरी, गलती से लिख दिया फेजिया, फेसिकल्स कहते हैं। इसके ऊपर जो लेयर होती है ना, अब उसके ऊपर एपिमाइसियम की लेयर थी ना, इसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो लेयर होती है हमारी पेरीमाइसियम की, या इसके ऊपर पेरीमाइसियम की लेयर होती है। अब कुछ कोलेजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि सभी फेसिकल्स, जिसे मसल बंडल्स भी कहते हैं, उनको एक साथ रखता है, और इस सब्सटेंस को हम कहते हैं फेजिया, जो कि कोलेजनस सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम बात करें तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे और भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे मसल फाइबर कहते हैं, और मसल फाइबर के ऊपर जो लेयर होती है वो होती है हमारी एंडोमाइसियम की, एंडोमाइसियम की लेयर हमारी मसल फाइबर के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब मसल फाइबर्स में से, यहाँ से देखो, ये मसल फाइबर में से एक चीज़ निकलती है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पेट, ठीक है, मसल फाइबर में मायोफाइब्रल्स कहते हैं, जो ऐसे ऐसे निकलते हैं मसल फाइबर से। ठीक है, अंदर से लंबे लंबे। अब मसल फाइबर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर में, ये भी हम आपको ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दिस इज आवर मसल फाइबर, दिस इज आवर मसल फाइबर, उसके अंदर ओके, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। ये ऐसे कुछ प्रेजेंट है ना, दिस थिंग, दिस इज नोन एज ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म।
इसके अंदर एक स्टोर हाउस भी प्रेजेंट होता है जिसको ऐसा कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे लिख देती हूँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा भी है, अब हाईलाइट करते हैं। ठीक है, लाइन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। इनक्लोज करते हैं सार्कोप्लाज्म को। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर में एक साइनसीशियम प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जो कंटेन करता है काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर का जो स्टोर हाउस होता है किसका? कैल्शियम आयंस का। करेक्टराइज्ड फीचर्स ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पैरेलल अरेंजमेंट में कुछ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर पैरेलल अरेंज सार्कोप्लाज्म जिसको मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। ईच मायोफाइब्रिल्स में, हर एक मायोफाइब्रिल में एक डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। डिटेल स्टडी मायोफाइब्रिल के एस्टैब्लिश करती है स्ट्राइएटेड अपीयरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। एक हमारी होती है एक्टिन प्रोटीन, एक होती है हमारी मायोसिन प्रोटीन। लाइट बैंड जो प्रेजेंट होते हैं ना, लाइट बैंड जो प्रेजेंट होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? एक्टिन प्रोटीन हमारी प्रेजेंट होती है और इसको आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है। अभी मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, और डार्क बैंड की बात करते हैं तो उसको ए और एनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है जो कि मायोसिन कंटेन करता है। ये ऐसा कुछ दिखता है। ये हमारी होती है जेड लाइन होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ तो कलर चेंज कर देते हैं। ये अब मानो कि ये थिन फिलामेंट है जो एक्टिन प्रोटीन से बना है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिस इज थिन फिलामेंट दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन और ये इसके बीच में डार्क बैंड प्रेजेंट है जिसको हम थिक फिलामेंट बोलेंगे दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ऐसा कुछ दिखेगा ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी डिटेल स्ट्रक्चर तो मैं आपको एक एक करके जैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। बोथ द प्रोटीन्स जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मायोफाइब्रिल्स में अरेंज्ड होते हैं। जैसे देखा हमने लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, थिनर ओके। एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट थिनर है मायोसिन फिलामेंट के कंपेयर में। ठीक है, हैंस इसलिए इसको थिन और थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। इन द सेंटर ईच बाय आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। देखो दिस इज आर जेड लाइन। ठीक है, ये हमारी है आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, एंड दिस इज ऑल्सो आर आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। दिस इज आई एंड दिस इज हाफ आई। हाफ ऑफ आई प्रेजेंट होता है जेड लाइन के बोथ द साइड्स पे। ठीक है, जो बाइसेक्ट करता है इसको। ओके, जेड लाइन बाइसेक्ट करती है आई को, आइसोट्रॉपिक बैंड को। तो थिन फिलामेंट्स जो होते हैं फर्मली अटैच होते हैं जेड लाइन के साथ। थिन फिलामेंट फर्मली अटैच्ड है जेड लाइन के साथ। थिक फिलामेंट की बात करें तो उनको कहा जाता है ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड। ये जितनी इसकी हाइट होती है ना, जितनी इसकी हाइट होती है थिक फिलामेंट की, उतनी ही ए बैंड की हाइट होती है। ठीक है, दिस इज ए बैंड। ठीक है, दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। ठीक है, मिडल में एक ऐसी बिल्कुल छोटी सी पतली सी लाइन होती है, इसको एमलाइन कहते हैं। ठीक है, ये वाइब्रेंट नहीं दिखती। हम उसमें ए और आई बैंड्स होते हैं अरेंज होते हैं ऑल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडरेबल फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्कोमियर। जितना भी समान
जितनी भी चीज़ें ये दो जेड लाइन के बीच में आती है ना, उसको कहा जाता है सार्कोमेयर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सार्कोमेयर। ठीक है। रेस्टिंग स्टेज पे थिन फिलामेंट की इधर साइड पे ऑफ द थिक फिलामेंट लिए पार्शली ओवरलैप करते हैं फ्री एंड्स को और सेंट्री पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट्स को। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट, इसलिए उसको एच जोन कहा जाता है। ठीक है। अब मैं बताती हूँ, ये और ये चीज़ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ये और ये चीज़ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसलिए उसको ओ जोन कह देते हैं और ओवरलैपिंग जोन कह देते हैं। ओ जोन कह देते हैं और ओवरलैपिंग जोन कह देते हैं। अब ये चीज़ ओवरलैप करी और इसमें कुछ स्पेस बच गई जो कि ओवरलैप नहीं करी है, इसलिए इसको एच जोन कह देते हैं और हैंसन्स जोन कह देते हैं। ठीक है। ये सब कुछ हो गया ये इसके बारे में। मायोफाइब्रिल्स में कैसी अरेंजमेंट होती है? ऐसी। ये देखो यहाँ पे दिस इज़ आर जेड लाइन। ठीक है। दिस इज़ आर जेड लाइन। ये हमारा है आई बैंड आधा और ये हमारा है आधा आई बैंड। दिस इज़ आर एन आइसोट्रॉपिक बैंड और थिक फिलामेंट। ठीक है। ये आइसोट्रॉपिक बैंड था जो कि आधा आधा यहाँ पे। अब ये जहाँ से ये जो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज़ आर ओवरलैपिंग जोन। ठीक है। ये जहाँ से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ आर हैंसन्स जोन, इज़ एच जोन। ठीक है। और ये हमारा जो भी दोनों सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी सार्कोमियर। ठीक है। अब इतनी वीडियो आज के लिए। अब स्ट्रक्चर जो हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का दूसरे वीडियो में करते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।